जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। बिल्कुल आप लोग मेहनत करके आप लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं, आपका सपना ज़रूर आपको मिलेगा और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए और अपने माता पिता का नाम अपने समाज में रोशन कीजिए। ठीक है, तो आगे आपका जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है विभिन्न प्रकार का, जैसे NTPC का पेपर होने वाला है, बिहार SI का है, बिहार SSC का है, CGL 4 की भी वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आगे में है। तो चलिए इसी के साथ आज का हम सेशन का शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत से जहां तक आज हम कवर कर सकते हैं आधा घंटा के सेशन में हम लोग जो है कि उसे कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल, ये टॉपिक हम लूसेंट से कवर करवाने वाले हैं और अधिकतर टॉपिक अब जो चलेगा वो लूसेंट बेस्ड चलेगा, क्योंकि लूसेंट अगर आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आपका वनडे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आपको हम जो है कि परीक्षा वाणी से भी कंटेंट देंगे, स्पीडी से भी देंगे, दृष्टि से भी साथ में साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल है कि गुलाम वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो गुलाम वंश की स्थापना याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 में। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी जो थे उनके गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक काम करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद के रूप में इल्तुतमिश हुए और इल्तुतमिश के गुलाम के रूप में बलबन कार्य किया। ठीक है, यानी इल्तुतमिश का भी बोल सकते हैं कि हम लोग जो दास था, गुलाम था, वो बलबन था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और आप लोग को बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश ने शासन किया है। 5 राजवंश में से पहला याद रखिएगा गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और उसके बाद चौथा सैयद वंश और अंतिम जो है वह लोधी वंश है। तो एक ट्रिक आप लोग पढ़ते होंगे, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस यानी सैयद वंश, लो यानी लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश ने शासन किया है? 5। और इसमें से पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश में सबसे लंबा शासन या लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो याद रखिएगा तो और ख आप ट्रिक याद रखिएगा। सबसे लंबा कार्यकाल पूछेगा, सबसे छोटा कार्यकाल पूछेगा। तो सबसे लंबा जो होगा वो तो से होगा, यानी तो से यानी तुगलक, और ख से हो जाएगा खिलजी। सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी का और सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? तो गुलामों को फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बदंगा कहा जाता था। फुल आपको हम लूसेंट का कंटेंट देंगे, क्योंकि लूसेंट जो है कि खत्म करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोस्ट BBI क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। 24 जून 1206 को, 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल था, यानी 4 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुब मीनार का नींव जो रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था इसका नींव। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद किस शहर में है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह दिल्ली में है। कहाँ में है? दिल्ली में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह याद रखिएगा दिल्ली में है। वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और याद रखिएगा ये दोनों का निर्माण जो करवाया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ में है? अजमेर में। अजमेर राजस्थान में। और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अजमेर में ही आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 3 गो याद रखना है आपका जो कि इस्लाम धर्म में। एक याद रखना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका दरगाह अजमेर में है। और एक याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया, इसका दरगाह जो है वो कहाँ में है? दिल्ली में। और एक और याद रखिएगा क्या कहते हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सिकरी आगरा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लाख बख्श के नाम से, यानी लाखों के दान देने वाले के नाम से किसे जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कुतुब
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था या पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। लेकिन उसके आगे एक शासक हुए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिला का निर्माण कर दिया। लेकिन आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने के इस कारण इसका चौथा मंजिल नष्ट हो गया और बचा 3 गो। उसके बाद ये 2 गो एक्स्ट्रा फिरोज शाह तुगलक ने बना दिया। यानी वर्तमान समय में जो कुतुब मीनार है उसमें 5 मंजिल है। और याद रखिएगा टोटल ऊंचाई पूछेगा कुतुब मीनार का कितना है तो 234 फीट है ऊंचाई। कितना है तो 234 फीट ऊंचाई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि कुतुब मीनार को बनाने में 3 शासक का नाम आता है। सबसे पहले उसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और उसके मंजिल ढहने के बाद चौथे और 5वें मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे अधिक दासों की संख्या हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था और बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कि आपका सेना नायक था। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में कौन सा खेल खेलते समय 1210 में हो गया? तो चौगान खेलते समय। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चौगान खेलते समय दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मृत्यु हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपको हम बार बार जुगाड़ देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे मुख्य शासक हुआ, उसके बाद सबसे मुख्य हुआ है या सबसे योग्य शासक इल्तुतमिश हुआ है, उसके बाद रजिया सुल्तान। यानी तीनों का उत्तराधिकारी पूछता है, ऐबक का उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी और रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, आराम फिर बहराम। यानी आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का है, फिर इल्तुतमिश का यानी रुकनुद्दीन फिरोज, और बहराम यानी बहराम शाह जो है वह रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि इल्तुतमिश किस देश का इलवरी तुर्क था? तो इल्तुतमिश जो था वो तुर्कमेनिस्तान का था। कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का इलवरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, क्योंकि उनकी बेटी का विवाह जो है कि आप लोग को पता है कुतुबुद्दीन ये इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का शादी जो हुआ था वो इल्तुतमिश के साथ हुआ था, क्योंकि उनका दामाद भी था और गुलाम भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम याद रखिएगा बलबन, और बलबन जो है वो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी था वो दिल्ली था, लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था, लेकिन अगला शासक जो इल्तुतमिश हुए हैं उन्होंने राजधानी हस्तांतरित कर दिया। और याद रखिएगा कि उन्होंने लाहौर से राजधानी हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। कहाँ लाया? जो दिल्ली लाया, यानी इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली, और आपका पहला शासक जो हुआ था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी राजधानी लाहौर था। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको कुछ हम क्वेश्चन बता देते हैं एक्स्ट्रा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज खान का वास्तविक नाम था तेमुचिन, जिसका जन्म 1163 में हुआ था। ठीक है, 1163 में इसका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा इनके पिता का नाम था येसुगाई बहादुर। येसुगाई बहादुर आपका नाम था किसका? चंगेज खान का। ठीक है, और वास्तविक नाम याद रख लीजिएगा उसका तेमुचिन था। ठीक है, जो कि मंगोल का निवासी था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 2 क्वेश्चन में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। एक पूछता है सीरी किला का निर्माण किस शासक ने कराया है, और सीरी नामक नया शहर का स्थापना किसने कराया है? तो अगर शहर पूछेगा, सीरी नाम का शहर पूछेगा तो बलबन ने, और सीरी का किला पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और सीरी नामक नया शहर पूछेगा तो बलबन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक का नाम बताइए जिन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। तो वही इल्तुतमिश था। ठीक है, याद रखिएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ है? 1236 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में, और चौगान खेलते समय, और 1236 में याद रखिएगा अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चंगेज खान से बचने के लिए किस
राजा या किस शासक को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था? तो याद रखिएगा ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को। ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ जगह नहीं दिया बचने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है वह एक अयोग्य शासक था, जो कि जब वह उत्तराधिकारी बना यानी गद्दी पर जब बैठा तो उसकी माँ जिसका नाम था तुर्कान, शाह तुर्कान, ठीक है, शाह तुर्कान उस पर शासन करते रहा। यानी एक प्रकार से उनका बेटा भले गद्दी पर बैठा लेकिन मेन करता धरता जो था उनकी माँ शाह तुर्कान का साया उस पर छाया रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि पहली मुस्लिम शासिका का नाम क्या था जिन्होंने बागडोर संभाली? तो रजिया बेगम थी। ठीक है, या फिर रजिया सुल्तान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पुरुषों की तरह चोगा और कुलाब पहनकर राजदरबार में पहुंचने लगी कौन? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, यानी कि काबा और टोपी। अगला क्वेश्चन, रजिया ने किस व्यक्ति को घोड़े का सरदार नियुक्त किया? यानी उसी को फारसी भाषा में अमीर या खुर कहा जाता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने, याद रखिएगा, जमालुद्दीन याकूत को, जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार या फिर अमीर खुर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन बताना है कि रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुआ? अल्तुनिया के साथ। ठीक है, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुआ? अल्तुनिया के साथ हुआ। और याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, तीनों का हत्या याद रखिएगा। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1236 में इल्तुतमिश का और 1240 में याद रखिएगा रजिया सुल्तान का। यानी रजिया सुल्तान भी लगभग 4 वर्ष शासन किए हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक भी लगभग 4 वर्ष शासन किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में किस व्यक्ति को शासक बनाया गया? तो आप लोग को बता देते हैं कि जब आपका रजिया सुल्तान का मृत्यु हुआ तो रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद जो आपको बताए थे शासक कौन हुआ था? तो आराम फिर बहराम यानी बहराम शाह हुआ था। ठीक है, बहराम शाह हुआ था। तो बहराम शाह को ही हटा के, याद रखिएगा, वहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया बलबन ने, नासिरुद्दीन महमूद। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन के द्वारा 1246 में किस व्यक्ति को सुल्तान बनाया? तो नासिरुद्दीन महमूद को। 1246 से 1266 आपको पता है कि लगभग ये 20 वर्ष का डिफरेंट हो रहा है। तो 20 वर्ष के बाद इकाई डिजिट 6 जब आएगा तो 1266 में बलबन खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो 1206 में बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक, 1200 आपका जो है कि 1200 आपका जो है कि इधर 10 के बाद फिर बैठ गया आपका इल्तुतमिश, और 1236 में बैठ गया रजिया सुल्तान, और 1246 में बैठ गया आपका जो है कि नासिरुद्दीन महमूद, और 1266 में आपका बैठ जाएंगे बलबन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि तुर्कान-ए अल्गानी का विनाश किसने किया था? तो तुर्कान-ए अल्गानी जिसको हम लोग कहते हैं चालीसा, जिसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें टोटल 40 उसमें व्यक्ति थे, उसको गठन किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन उसको विनाश जो किया उसको किया बलबन ने। विनाश किया बलबन ने, गठन किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए अल्गानी यानी चालीसा का गठन, 40 व्यक्तियों का ग्रुप था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा का शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? बहुत इंपॉर्टेंट, सिजदा एवं पैबोस प्रथा का शुरुआत आपका दिल्ली के बलबन के द्वारा किया गया था, यानी झुककर प्रणाम करने की व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा त्योहार फारसी में बलबन ने शुरू करवाया था? तो नवरोज उत्सव। कौन सा उत्सव? नवरोज उत्सव। ठीक है, जो कि फारसी साल का पहला दिन होता है, नवरोज। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा नीति बलबन को याद किया जाता है? कौन सी नीति के लिए बलबन को याद किया जाता है? तो रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति का जो किया था अवलंबन, वो किया था बलबन ने। और आधुनिक भारत में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए इन्हें जो है कि आपका लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िएगा, रक्त और लौह की नीति का अनावरण जो किया था वो आपको बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और बिस्मार्क का जन्म आपका 1883 ईस्वी में हुआ था, बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद जो था वो आपको बलबन का दामाद था, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां का उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि? उलूग खां का उपाधि। अगला क्वेश्चन, बलबन ने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद करके दुरुस्त रखता था यानी फिट रखता था लड़ाई के लिए, वो कौन सा अभियान था? तो वो आखेट अभियान था। कौन सा अभियान था? आखेट अभियान था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जो कि निवास करते थे। तो सबसे पहले अमीर खुसरो याद रखिएगा, अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और एक क्वेश्चन यहीं पर माइंड में फिट कीजिएगा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। और अमीर खुसरो का जन्म 1252 में हुआ था। कहीं कहीं 53 भी लिखता है लेकिन 52 सही है। 1252 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर, याद रखिएगा, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। और अमीर खुसरो के अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया वही जो जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, जिसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है। और याद रखिएगा इसी अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं, जिसे सितार और तबले के आविष्कारक के नाम से भी जानते हैं। और इसे कव्वाली गायन को भी इन्होंने ही भारत में प्रचलित किया था, याद रखिएगा। और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। और याद रखिएगा कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया बहुत प्रकार की रचना है, जैसे दीवान, नूह सिपेदार, मसनवी, देवल रानी, ये सब है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ है शमसुद्दीन कैमूर। कौन हुए हैं? शमसुद्दीन कैमूर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके कौन सा शासन का शुरुआत किया गया 1290 में? तो याद रखिएगा खिलजी वंश, क्योंकि आपको बताएं गुलाम खिले यानी खिलजी वंश। और खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखड़ी को बनाया, यानी खिलजी वंश की राजधानी किलोखड़ी, खिलजी वंश की राजधानी किलोखड़ी को, और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, और इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली। और सीढ़ी नामक नया शहर पूछेगा तो बलबन ने, और सीढ़ी नाम का किला पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में उसके भतीजा हुआ दामाद का नाम बताइए जिन्होंने अपनी जो है कि शासन का बागडोर संभाला, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठा? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बैठा था। और किसका हत्या किया था? तो जलालुद्दीन का, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना 1290 में किया था और 96 में इसका कहानी लॉक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 6 साल के बाद। अगला क्वेश्चन आप लोग, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1296 में बना, ठीक है। और 90 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी 6 साल के कार्यकाल के बाद उसको कहानी लॉक करके अपना बागडोर ले लिया। अगला क्वेश्चन बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसाप, अली एवं गुरसाप, अली एवं गुरसाप, ठीक है। फटाफट एकदम रिवीजन कीजिएगा लूसेंट, क्योंकि आपको बिहार एसआई, बिहार सीजीएल और फिर आपका एनटीपीसी जो आगे में है और बिहार पुलिस, 1 नंबर आपको इससे कंटेंट मिलेगा। लूसेंट भैया आप अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन जो छूटेगा समझिए वो सबसे छूटेगा, नहीं तो फिर आप जो है कि लूसेंट अच्छा से पढ़िए। और साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिएगा आपका रिजल्ट हर एक एग्जाम में होगा जीके आधारित क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखा था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है कि आपका सेना बहुत बड़े विशाल सेना थी। जब विशाल सेना थी तो याद रखिएगा कि नगद वेतन देना और विशाल सेना ये दोनों था किस्मत अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके पास विशाल सेना होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली दक्षिण भारत का विजय का अभियान भी चालू किया था मलिक कफूर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किस शासक ने? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय लूटे हुए धन को क्या कहा जाता था, या फिर दिल्ली सल्तनत में लूटे हुए धन को क्या कहा जाता था? उसको खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में कम तोलने वाले व्यक्ति का शरीर से मांस काट लिया जाता था, अर्थात मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक कफूर को। अभी एक क्वेश्चन से आपको हम जो है कि बहुत क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पर हम फंस जाएंगे एक ही क्वेश्चन पे, इसीलिए हम जो है कि अधिक से अधिक सिलेबस आपका हम रिकॉल करवा रहे हैं और आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है जमायत खाना का मस्जिद कोमा अलाई दरवाजा कोमा सीढ़ी का किला एवं हजार खंबा महल का निर्माण, ये सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। बार बार रिकॉल करवाते हैं। सीढ़ी का बोलेगा किला तो अलाउद्दीन खिलजी, और सीढ़ी नामक शहर पूछेगा तो बलबन। और बलबन गद्दी पर कब बैठा? 1266 में बैठा था और आखेट अभियान के तहत अपने सेना को मजबूत करता था। और उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद जो उनके दामाद थे उन्होंने उनको उलुग खां की उपाधि दिया था और उनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है, या फिर अलाई दरवाजा को एक उपाधि दिया गया है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस स्थापत्य कला को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका अलाई दरवाजा को। और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, उसी से हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं और भी पुस्तक है जैसे कि अमीर खुसरो का एक पुस्तक है खजाइनुल फतू, खजाइनुल फतू अमीर खुसरो की पुस्तक है। साथ ही एक और पुस्तक है इब्न बतूता की एक पुस्तक है रिहला। इब्न बतूता जो कि आपको मोरक्को के निवासी थे, याद रखिएगा, और मोरक्को की राजधानी रबात है, याद रखिएगा। उसी के द्वारा जो है कि आपको शुरुआत पुस्तक लिखा गया था रिहला, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। और इसामी नाम का एक व्यक्ति था, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है फतू असलातातिन। फतू असलातातिन इसामी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे किस भूमि में बदल दिया? तो उसे खालसा भूमि में बदल दिया। किस भूमि में? खालसा भूमि में बदल दिया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार चराई कर और गढ़ी कर लगाया? चराई कर क्या होता था, गढ़ी कर क्या होता था, पहले समझ लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। चराई कर, चराई ने कहता है कि जो दूध देने वाला पशु होता है उसको जाके घास चरा देता है, यानी चराई कर जो लगता था वो दुधारू पशु पे लगता था। और जो गढ़ी कर लगता था वो घर और झोपड़ी पर लगता था। नहीं कहता है गढ़ी पे गया है घूमने के लिए, यानी कि 2-4 ठो घर वहाँ पर रहता है और थोड़ा सा परपट टाइप का स्थान रहता है। ठीक है, तो गढ़ी कर हो गया घर एवं झोपड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार किस शासक ने घर पर टैक्स लगाया था, यानी फिर झोपड़ी पर टैक्स लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और दुधारू पशु पर जो टैक्स लगाया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला टैक्स को चराई कर कहते थे और घर पर या झोपड़ी पर लगाए जाने वाले कर को गढ़ी कर कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल अर्थात 1297 से लेकर 1306 तक में कितने मंगोल आक्रमण हुए? तो 6 मंगोल आक्रमण हुए। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने मंगोल आक्रमण हुए? 6 मंगोल आक्रमण हुए थे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ? 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ था? 1316 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा शासक दिल्ली के मयूर सिंहासन पर बैठने के बाद उसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी? याद रखिएगा वो मुबारक खिलजी था। यानी एक साइड में नग्न स्त्री रखते थे, एक साइड में नग्न पुरुष रखते थे, दोनों को मुबारकबाद देते थे, यानी मुबारक खिलजी। नग्न स्त्री नग्न पुरुष, मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिन्होंने स्त्रियों का वस्त्र पहन के आते थे और नग्न होकर दरबारियों के बीच जो है कि दौड़ा करते थे? तो वो भी मुबारक खिलजी थे। और यह बताने वाला इतिहासकार था बर्नी। कौन था? बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी का बार बार एक पुस्तक याद रखेगा तारीख फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का आपको दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1398 तक है। ठीक है, तीसरा शासनकाल शुरू हो रहा है। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए भूमि को वापस लौटा दिया गया? तो याद रखिएगा वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है
कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण और कुओं का निर्माण करवाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन हुआ था? वो वही था गयासुद्दीन तुगलक। पहला शासक बोलेगा तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सबसे अधिक नहर और कुओं का निर्माण बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक, लेकिन पहला शासक बोलेगा तो मारिएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। और आपको बार बार बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही रहा है और सबसे कम रहा है खिलजी वंश का। यानी इसीलिए आपको एक ट्रिक देते हैं, तो खो तक या फिर ताखा। ताखा ना होता है सामान रखने वाला ताखा, हम लोग गांव घर में ताखा बोलते हैं, छोटा टाइप का पहले घर में होता था, ठीक है। तो ताखा यानी तो से सबसे लंबा, खो से सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया? तो दोआब क्षेत्र में पहली बार जो टैक्स में वृद्धि किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, ठीक है। एमबीटी पागल शासक, स्वप्नशील शासक, ठीक है, रक्त पिपासु शासक। अगला क्वेश्चन बताना है, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन भी किसने किया? तो दौलताबाद वगैरह किया है, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सबसे बीबीआई क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और साथ ही साथ खुरासान और कराची का अभियान भी किसने किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। चलिए अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन हम करवाते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिक्स क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है ना ही विनाश की जा सकती है, यह कौन सा नियम है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। और कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। और याद रखिएगा कार्य का एसआई मात्रक जूल, लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, लेकिन ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि यानी वधि यानी अवधि, अवधि यानी समय, समय यानी टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि आप लोग उसको याद कर सकते हैं आवर्तकाल, ठीक है। तो याद रखिएगा लोलक के जो आवर्तकाल है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई। यानी लोलक की लंबाई जितना अधिक होगा वो उतना जो है कि धीरे धीरे घूमेगा। जब धीरे धीरे घूमेगा तो इसका मतलब उसको आवर्तकाल अधिक लगेगा, ठीक है। और लोलक की लंबाई वहीं छोटा कर देती है, तुरंत तुरंत घूम जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आवर्तकाल क्या है? कम लग रहा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यानी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, टी बराबर होता है √L/g, यानी कि टी के समानुपाती एल चलता है, यानी जितना टी बढ़ेगा उतना एल बढ़ेगा, ठीक है। और ये जी का जो है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये उल्टा है, ठीक है, याद रखिएगा। और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार जो इटली में है वह मीनार गिर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यही जवाब एकदम रट जाना है, एग्जाम में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर होती है, यानी उसी के अंदर में उसको जो है कि वो मतलब पकड़ के रखती है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा। एक तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, एक तनी हुई धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा, और एक जो है कि आपका जो है कि क्या कहते हैं उसको, ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु में भी स्थितिज ऊर्जा, और बनाए गए बांध में भी स्थितिज ऊर्जा रहती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? राजभाषा संबंधित अनुसूची है 8वीं। कौन सी है? 8वीं। और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 राजभाषा है। कितना राजभाषा? 22। लेकिन प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितना राजभाषा था? 14 भाषा, और जो है कि 14 और 8 नई राजभाषा जुट गई है। अगला क्वेश्चन बताना है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद की कार्यवाही की भाषा के संदर्भ में संदर्भित है? यानी कि संसद की जो राजभाषा है, यानी संसद के जो कार्य करने की भाषा है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 120 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 120 में किया गया है। चलिए बात, अनुच्छेद 120 में किया गया है। हेलो, हाँ, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगर बोलेगा संसद की कार्यवाही में जो भाषा का प्रयोग करता है उसका संबंध जो है अनुच्छेद आपका किसमें? 120 में। लेकिन अगर पूछेगा कि राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में प्रयोग करने में, यानी राज्य लेवल पे, ठीक है, तो राज्य लेवल पे जो विधानमंडल में प्रयोग होता है वह अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210, यानी उसी को पलटा देना है। 120 जैसे कि आप लोग करते हैं राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 127 और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश 213, ठीक है, उसी को पलटा देते हैं। 1 2 3 और उधर
2 1 3 राज्य में आ गया राज्यपाल। उसी तरह से संसद में यानी केंद्र में 1 2 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 0 यानी 210 हो गया विधानमंडल में, और संसद में केंद्र लेवल पे हो गया 120। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 में, 345 में और 343 में राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी और देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी 343 में, और 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। 345 में कहीं पर भी आप अपना राजभाषा अपना सकते हैं यानी कि चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर में। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। और मैसूर में एक चीज़ और हम बार बार बताते रहते हैं, डेली रिकॉल करवाते हैं कि आपका राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान जो है वो अभी मैसूर में है, लेकिन आपका पोषण संस्थान जो है आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ में है? हैदराबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आपको कल बताए थे हैदराबाद में एक संस्थान राष्ट्रीय बाल अनुसंधान संस्थान IIMR, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। इंडियन मेट्रिक बताए थे, INDIAN 1958। ठीक है, जो लगातार रहिएगा उसको पक्का एकदम रिवीजन हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अभी तुरंत बताए थे, राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 में, 343 में हिंदी होगी, 345 में अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली बार गठन जो किया गया था वो 1955 में बीजे खैर की अध्यक्षता में, बीजे खैर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा याद रखिएगा डेट सहित 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को जो है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1953 से राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348 के तहत। यानी देखिएगा 4 अनुच्छेद रिकॉल हो गया। 343 में हिंदी, 344 में राजभाषा आयोग, 345 में अपना सकते हैं, और 348 में याद रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी कार्रवाई होगा, जो भी डिसीजन होगा वह अंग्रेजी भाषा में होगा। किस भाषा में होगा? अंग्रेजी भाषा में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है वर्तमान में अंग्रेजी, और उसके बाद मंदारिन बोली जाती है। लेकिन बहुत जगह आपको मंदारी या चीनी दिखाएगा, लेकिन वो नहीं है, अंग्रेजी भाषा है, और याद रखिएगा आपका इसके बाद मंदारिन है। अगला क्वेश्चन बताना है, किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 के तहत, अनुच्छेद 29। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ अशुद्धि है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय जो है वो अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रख सकती है, और अनुच्छेद 30 के तहत ही अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग के लोग अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक के अधिकार संबंधी उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वह भाषा जो भाषा शास्त्र की दृष्टि से द्रविड़ परिवार के होते हुए भी बलूचिस्तान की भाषा है, वह है ब्राहुई। यानी कि यह भाषा शास्त्र दृष्टि से द्रविड़ भाषा होते हुए, यानी दक्षिण भारत की भाषा होते हुए भी वह बलूचिस्तान की भाषा है, तो वह है ब्राहुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और निश्चित काल तक जारी रहेगा? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत यह प्रावधान किया गया कि सभी प्रकार के जो आपका सरकारी कामकाज होंगे वो अंग्रेजी भाषा में 1963 अधिनियम के तहत, और संसद का जो भाषा रहेगा 120 में, और विधानमंडल का भाषा रहेगा 210 में, और जो है कि आपका अभी जो बताए थे, आपका क्या बताए थे, एक 348 बताए थे, तो 348 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा रहेगी अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ब्रांडेड है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 343 के फर्स्ट के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम लोग डेली बताते थे 1952, लेकिन डेट याद रख लीजिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी गांव को विकास यानी गांधी को विकास यानी 2 अक्टूबर को विकास, यानी 2 अक्टूबर 1952, और भारत के अंदर में पंचायती राज व्यवस्था भी 2 अक्टूबर आपका 1959 को लागू किया गया था, आपका राजस्थान के नागौर जिला से, और दूसरा राज्य बना था राजस्थान आपका 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश बना था दूसरा राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग बोल रहे हैं भैया, राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग नहीं, केंद्र वित्त आयोग 280 में, हम राज्य वित्त आयोग बोल रहे हैं। राज्य वित्त आयोग यानी पंचायती राज के अंतर्गत, पंचायती राज के अंतर्गत यानी 243 का आई, 243 का आई, 243 का आई, राज्य वित्त आयोग बोलेगा 243 का आई, और आपका खाली वित्त आयोग बोलेगा तो भारत सरकार का वित्त आयोग यानी केंद्र वित्त आयोग 280 के तहत, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पहली बार 1951 में किए गए थे और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग हैं, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता, यानी पहला समिति जो आया था बलवंत राय मेहता, उसी को वास्तुकार कहा जाता है। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम 1946 के एलन सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पंचायती स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव किस प्रकार होंगे? प्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, लेकिन जिला परिषद के स्तर पर किस प्रकार के चुनाव होंगे? अप्रत्यक्ष स्तर पे। ठीक है, याद रखिएगा, यानी जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी उसमें जो आपका एक चेयरमैन का जो नियुक्ति करते हैं, और फिर पंचायती स्तर पर होगा ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और आपका विधानसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति और राज्यसभा और उपराष्ट्रपति सबका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको हम लोग डेली याद कर लेते हैं, हम लोग डेली याद कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए या पंचायती राज को कार्य करने के लिए हम लोग 29 विषय दिए हैं, और आपको विधान ये जो नगर पालिका है उसको कार्य करने के लिए 18 विषय दिए हैं, लेकिन इसका उल्लेख किसी ना किसी अनुच्छेद में है। ठीक है, तो हम लोग जैसे याद करते हैं कि 243 के ए बी सी डी इस तरह ओ तक याद करते हैं। ठीक है, तो उसी में से याद रखेगा, उसको जब हम काम करने के लिए विषय दिए इसका मतलब उसको शक्ति दिए हैं, अशक्ति इसका मतलब जी, 243 का जी, और जी हम याद रखने का आपको जुगाड़ दिए हैं कि 243 के जी में जो है कि शक्ति है। और याद रखिएगा कि इसी तरह से आपका जो है कि विधान ये नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितना विषय दिए हैं? 18 विषय दिए हैं। ठीक है, कितना विषय दिए हैं? 18 विषय दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? वो था महात्मा गांधी का सुझाव। किसका था? महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और अनुच्छेद 40 को गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, संविधान का कौन सा भाग 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो भाग 9 को 73वां संविधान संशोधन, और भाग 9 का जो क जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आपका 74वां संविधान संशोधन, और 9 का ख जो जोड़ा गया है वो 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत, ठीक है, सहकारी संघ को जोड़ा गया है। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों लड़ने की शक्ति प्रदान किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के तहत, 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को तथा अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया? तो अलग अलग किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला क्वेश्चन बताना है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 1813 का अधिनियम के द्वारा दिया गया, और जो है कि 1 लाख रुपया खर्च भी करने का प्रावधान किया गया इस भारतीय शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसी के तहत भारतीयों को भी कुछ पद पे शामिल करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? तो सर्वाधिक प्रतिनिधि जो थे वो मैसूर रियासत से 7, मैसूर रियासत से थे प्रतिनिधि 7, और दूसरे स्थान पर थे ट्रावनकोर 6। ट्रावनकोर यानी वर्तमान में कौन है? तो केरल की राजधानी जो दो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम है, लेकिन केरल का पुराना नाम पूछेगा तो त्रावणकोर मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात सबसे पहले किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो कि 35 वर्ष के अवस्था में बने थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही अध्यक्ष थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का संपादन किया गया, और इंडिया मीन्स फ्रीडम की भी रचना की गई। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम आजाद बने गए, इसलिए इनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं।
हाँ, शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा लिटरेसी, भारतीय लिटरेसी डे या नहीं हो गया, यानी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है कि किस योजना के तहत कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होने का प्रावधान रखा गया था। तो बेबेल योजना। कौन सा योजना? बेबेल योजना। बेबेल योजना। और बेबेल योजना कब आया था? तो बेबेल योजना 1945 में आया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, साइमन कमीशन 1928 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार संघ में विशेष शक्तियां दिया गया गवर्नर जनरल को, अर्थात संघ को प्राथमिकता दिया गया। तो 1935 अधिनियम के तहत, 35 अधिनियम के तहत जो है कि आपका दिया गया। और आपको पता है ये प्रांत स्वायत्तता का स्थापना भी 1935 के अधिनियम की सबसे विशेष प्राथमिकता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितना था? 15। कितना था? 15। कितना था? 15। और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात वह भारतीय संविधान के निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम, यानी आपको पता है कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। इसका मतलब उस समय अंग्रेज का कानून नहीं चला। इसका मतलब उस 3 साल के दरम्यान में कौन सा शासन चला? तो 1935 के तहत जो आया था नियम कानून, उसी के तहत चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर सेशन को ब्रेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस अधिनियम के तहत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में जब पहली बार कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में बागडोर संभाल लिया था, तो वो 1858 का अधिनियम था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के काल में। और उस समय भारत के सचिव के पद का सृजन किया गया और यह पद जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक रहा। ठीक है, तो आपको पता है कि सचिव का पद बोलेगा का सृजन कब हुआ? 1858। और इसका समाप्ति कब हुआ? तो 1947 के अधिनियम के तहत हुआ है। ठीक है, हाँ। और अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि भारत के प्रथम सचिव कौन थे, यानी 1858 के समय सचिव कौन थे, तो वो स्टैनली थे। और आपके आज़ादी के समय कौन थे? तो वो लिस्टोवेल थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के विभाजन के बाद भारत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इस विभाजन के बाद जो थे हमारे संविधान में, यानी पुनर्गठन के बाद, वो 324 सदस्य बचे। कितने सदस्य बचे? 324 सदस्य बचे विभाजन के बाद, यानी 1947 के बाद। और शुरुआत में 389 सदस्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रगमों में विभाजन, यानी कहने का मतलब द्वैध शासन ये हुआ कि जैसे मान लीजिए द्वैध शासन ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप घर में हैं, आपके पिताजी, मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो आपके पिताजी आप जो है कि अभी अलग नहीं हुए अपने भाई से, तो आपके भाई भी उसी खेत में जाके काम करेंगे और आप भी जाके उसी खेत में काम कीजिएगा। इसका मतलब जगह एक है लेकिन शासन करने वाले 2 हैं, तो वो द्वैध शासन हो गया। ठीक है, द्वैध शासन हो गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन पहली बार कब लागू किया गया था, तो वो 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन। और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के तहत, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत जो है कि लागू किया गया था। यह चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के काल में 1872 में। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली, तो वो 1861 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था, आप लोग को पता है। और उसी के तहत पहली बार जो है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दिया गया था। अर्थात 1861 में जो था उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? उसमें वायसराय हम बोल सकते हैं अब, तो इसे यहाँ गवर्नर लिखा है, लेकिन वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि कैनिंग का कार्यकाल 56 से लेकर 62 तक है। और इसी के कार्यकाल में दो गो अधिनियम आया था, 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनस कार्टियस को कहते हैं। लियोनस कार्टियस को इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हीं का एक पुस्तक था डायरकी में ही पहली बार उन्होंने इस नियम का जिक्र किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था। तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, यानी उसमें कोई प्रस्तावना यानी कोई उस पर ज़्यादा हेडलाइन नहीं लिखा हुआ था, तो वो था 1935। और इसमें इसलिए नहीं लिखा गया था क्योंकि 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था। तो प्रस्तावना विहीन बोलेगा अधिनियम कौन था, तो 1935 का अधिनियम। इसीलिए इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर ने अलग अलग स्टेटमेंट्स किसी के रूप में पुकारा है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बिना ब्रेक वाली इंजन है, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह गुलामी का एक और दास्ता पत्र है, और अंबेडकर साहब ने कहा था मुझे कोई क्षमा नहीं है कि मैं इसे माफ़ी मांगूं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है कि आपका भीमराव अम्बेडकर साहब का था। इसीलिए इसीलिए अनुच्छेद 32 को भी अगर अम्बेडकर ने कहे हैं कि यह संविधान की क्या है, आत्मा है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य थे, जिसके लिए ट्रिक याद रखिएगा KAL काल, यानी क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और लास्ट में जो L बोले हैं, ये एल यानी एल के ही संरक्षण में आया था, यानी निर्देशन में, यानी अध्यक्षता में आया था, यानी लॉरेंस के ही अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, आप लोग याद रखिएगा। और पैंथिंग लॉरेंस जो थे वो भारत के सचिव के पद पर थे, और स्टोबर्ट क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना प्रमुख थे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं कल पुनः आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।